नया टॉपिक है और ये लाइन टू लाइन चलने वाला टॉपिक। जैसे हमने कल किस टॉपिक पे चर्चा किया था, संज्ञा। संज्ञा को समझने से पहले शब्द को समझना जरूरी है, तो यहाँ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट लेना है। अभी तक का जो टॉपिक हो गया है वो किस पर आधारित है? शब्द पर आधारित है, वर्ण पर आधारित है, वाक्य पर आधारित है। तो वो है वर्ण की बात हमने किया है। वर्णों के बाद वर्ण से क्या बनते हैं? अक्षर। ठीक है। वर्ण विचार में वर्ण कैसे बनते हैं, कितने वर्ण होते थे, इनके बारे में हमने बात किया। वर्ण के बाद हमने वर्णों के योग से ही किसकी निर्माण की बात किया? अक्षर की बात। और इसी अक्षरों को हमने तोड़ करके क्या किया? वर्ण विच्छेद समझा। अक्षर अक्षर जुड़ करके बनते हैं शब्द। हम चर्चा करेंगे अब तीसरे सेक्शन जिसका नाम है शब्दों के बारे में। शब्द शब्द हमारे यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण में सभी वस्तुओं के नाम हैं और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज के समय में जो मानक हिंदी है, और मानक हिंदी में जिन शब्दों का जिस वस्तु के लिए, जिस स्थान के लिए जिन वर्णों का, शब्दों का उपयोग किया जाता है, वो अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ पर लिया गया है ना। तो शब्द भेद को समझते हैं। क्या शब्द भेद होता है या शब्द क्या होता है? तो पहले ये समझिए, शब्द किससे बनेगा, क्या होता है उसकी उत्पत्ति? एक या एक से अधिक वर्णों से, यहाँ से देखेंगे, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि। आपको कॉपी में इसका डेफिनेशन लिख के रखना है, जैसे भी होगा ये इस पेज का। क्या कहा जा रहा है? शब्द किसको कहेंगे? जब वर्ण वर्ण मिल करके अक्षर बनते हैं और अक्षरों का सेट क्या बनता है? शब्द बनता है। तो ऐसा ध्वनि संरचना का निर्माण करता है। और स्वार्थक ध्वनि, अभी आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो शब्द बनते हैं या जिसके नाम होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए और उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो एक या अधिक वर्णों से जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि कहलाती है, उसी हमको हम ध्वनि को ही हम लोग शब्द कहते हैं। और यहाँ पर शब्द किससे बनते हैं उसी की बात है। तो शब्द बनने के लिए क्या बात कही जा रही है? शब्द बनने के लिए एक बात कही जा रही है कि आपको वर्णों का क्या करना है? मेल करना है। और मेल अर्थात वर्णों को ही जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको एक नया शब्द मिलेगा, नया एक संरचना मिलेगा, और वो ध्वनि या उच्चारण के रूप में वो कहलाता है क्या? शब्द। यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक वर्ण से निर्मित शब्द न, वर्णों से बना हुआ है न, न एक शब्द है क्या? न एक अक्षर हो गया। तो आपको पहचानना होगा न क्या है? एक प्रकार का अक्षर है जो शब्द नहीं कहलाता। जैसे शब्दों के लिए क्या चाहिए? वर्णों का मिला हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शेर लिखा हुआ है, कमल लिखा हुआ है, तो क अकेले में शब्द नहीं है, म अकेले में शब्द नहीं है, और ला अकेले में शब्द नहीं है। जब तीनों को हम क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं, तो ये बनता है क, म और ला। जब ये बनता है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, सार्थक अर्थ होगा, तब वो कहलाएगा शब्द। तो शब्द हमारे यहाँ पर इतने सारे, हर चीजों का नाम ही है। हमने कल देखा संज्ञा मतलब नाम। तो जितने भी नाम होंगे और उनका जो नाम रखा जाता है, तो हिंदी में भाषा है हिंदी, हिंदी की खुद की लिपि है, और हिंदी की लिपि के हिसाब से बहुत सारे, या हिंदी भाषा के हिसाब से बहुत सारे शब्द खुद के भी नहीं है। तो उसको समझाया कैसे गया है? यहाँ पर जितने भी शब्द आपने अपने जीवन में आप उपयोग करते हो, वो अलग अलग तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी भाषा के रूप में बोलते हुए आ रहे हैं। उसको बांटा गया है कितने आधार पर? चार ही आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। पढ़े हैं आप इसको? नहीं पढ़े हैं ना? पहली बार आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा, शब्द वो चीज होते हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। तो किसी वस्तु का नाम होगा, जैसे आप लोग इसको देखेंगे, ये क्या है? इसका नाम है, क्या नाम है इसका? मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा शब्द है जो हिंदी का है ही नहीं। मोबाइल हिंदी का शब्द है ही नहीं। समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार का शब्द है ये? इंग्लिश बोलने वाले भी इसको क्या कहते हैं? मोबाइल कहते हैं। उसके बाद दूसरे भाषा वाले भी इसको मोबाइल कहते हैं।
हमने अपने दैनिक जीवन में हिंदी बोलते बोलते इस अंग्रेजी शब्द को ही अपनी हिंदी भाषा में क्या कर लिया, उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये जो मोबाइल जो शब्द है वो हमारे हिंदी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने हिंदी में उस शब्द का प्रयोग करना सीख लिया है। तो ऐसा शब्द जो हमारा है ही नहीं, फिर भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में या हिंदी में उपयोग करते हुए प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है आगत शब्द, दूसरे भाषाओं से आया हुआ शब्द। ठीक, तो प्रकार बहुत सारे हैं। तो ये इसको आप अंग्रेजी में मोबाइल कहते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कल से पीछे बैठना हो शुरू हो कर दोगे फिर क्या कहेंगे इसको? क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्र। तो टेलीफोन को क्या कहते हैं फिर? एक्चुअली मोबाइल का अर्थ क्या होता है? मोबाइल किसको बोलते हैं? मोबाइल का अर्थ दूरभाष यंत्र नहीं होता। तो क्या होता है? दूरभाष का मतलब होता है जो हम बात करते हैं दूर वाले व्यक्ति से, उसके लिए दूरभाष। लेकिन मोबाइल का मूल अर्थ क्या है? ठीक है, दूरभाष मतलब होता है दूर के व्यक्ति से बात करना, दूरभाष कहलाता है। लेकिन ये क्या है? दूरभाष का एक हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं चलित दूरभाष यंत्र, शुद्ध भाषा। मोबाइल का मतलब ही होता है चलित। मोबाइल का मतलब होता है चलित, जो चलता है, मूवमेंट करता है, मूव करता है, उसके लिए हम लोग मोबाइल। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसी योजनाएं होती है जो हेल्थ मोबाइल जो होता है, बहुत सारे ऐसी गाड़ी होती है जो गांव गांव में जाती है और इलाज करते हुए फिर चली जाती है, फिर जाती है। तो उसके लिए क्या शब्द उपयोग किया जाता है? चलित वाहन या मोबाइल सर्विस। तो मोबाइल का मतलब दूरभाष नहीं होता, ऐसा चीज जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो, वो मोबाइल है। तो हिंदी जो शब्द, जितने भी शब्द मिलेंगे, उनको अलग अलग श्रेणी में क्या किया गया है, वर्गीकृत करके उनके प्रकारों को सेट किया गया है। पहला जो होता है, जो जितने भी शब्द हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उसकी रचना कैसी बनी है, उसकी बनावट कैसा है, इस आधार पर उनको बांटा गया है। इस आधार पर 3 प्रकार के हिंदी में शब्द के भेद है। ठीक, कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। किसके आधार पर ध्यान देंगे? अभी आप लोग पढ़ते समय सब चीज याद रहेंगी, लेकिन बाद में भूल जाएंगे। व्युत्पत्ति या फिर रचना, उसको बनाया जाता है, शब्द को रचित किया जाता है, बनाया जाता है, उस आधार पर 3 तरीके से हिंदी में शब्द बनते हैं। ठीक, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, उत्पत्ति, कहाँ से पैदा हुआ होगा, उसका सोर्स क्या है, या स्रोत के आधार पर भी 2 भागों में 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है उसके यूज के आधार पर, कि शब्दों के प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2 भेद। वैसे ही उसके मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो कितने प्रकार हो गए शब्दों के? जितने भी शब्द का प्रयोग आप करते हैं, कहाँ से आया, कैसे हुआ, उस आधार पर ये कितने हो गए? प्रश्न कभी देखेंगे क्वेश्चन तो आपको सीधा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत, ये स्रोत ऐसा है, स्रोत के आधार पर कितने शब्द के प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2, और मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2। तो इतने सारे जो शब्द बने हुए हैं, सबके अलग अलग प्रकार आपके पास उपलब्ध है। चलिए, अब पहला जो प्रकार है, आखिर स्रोत, उसमें आ जाते हैं स्रोत के आधार पर, जो सेकंड कॉलम था, है ना, 4 प्रकार का। स्रोत या सोर्स के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर देखें, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। क्या हुआ? कौन कौन से? पहला जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार 4। ठीक, तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपका स्क्रीन में आ रहा है, हटा दीजिए इनका। ठीक, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज
शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस प्रकारों को, और ये प्रकारों के लिखते भी जाएंगे जल्दी जल्दी कॉपी में। आप लोग जल्दी से नोट डाउन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहीं से प्रश्न भी बनने शुरू हो जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति, या हम लोग बोल सकते हैं स्रोत के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज भी बोले या विदेशी शब्द बोले, देखते हैं। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तत् और शम हमारे दैनिक जीवन में, हिंदी भाषा में हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग आज करते आ रहे हैं। आप लोगों को ये लगेगा कि हिंदी के शब्द हैं, लेकिन संस्कृत के जो शब्द हैं उसके हिंदी के कोई और दूसरे शब्द नहीं है। संस्कृत में जो शब्द बोले जा रहे थे उसको हिंदी भाषा में हमने क्या किया, वैसे ही उसको बोलना शुरू कर दिया। ठीक, डेफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए। तत् का मतलब होता है, क्या होता है? तत् और सम, अर्थात तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ क्या हो गया? तत् का अर्थ उसके, तत् का अर्थ हो गया उसके, और सम का मतलब होता है, सम मतलब होता है समान। तो ऐसे हमने शब्दों का आज हिंदी में प्रयोग आज हम कर रहे हैं। वो ऐसे शब्द हैं जो उसके समान है, या उसके का मतलब होता है संस्कृत। हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् और सम, जिसका मतलब क्या हो गया? ऐसे जितने भी सारे शब्द जिनको हमने हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों उसी के समान ही हमने बोलना शुरू कर दिया, अपना लिया, वो हमने बिना परिवर्तन के अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया, वैसे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे कि देखेंगे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर के आपको लगेगा कि ये तो हिंदी जैसा है, लेकिन ये संस्कृत में भी वैसा ही प्रयोग किया जाता है जैसा हम हिंदी में करते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो हिंदी का जो शब्द है पितृ, वानर, खीर, सुने हैं? बहुत सारे ऐसे लेखों में, साहित्यों में आपको सीधे सीधे इनका यूज आपको देखने को मिलेगा। अग्नि, है ना, अग्नि सुने हैं? तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको बताने समझाने के लिए हमारे पास हिंदी के डायरेक्ट शब्द नहीं थे, है ना। अब कोई पक्षी दिखा तो इनको क्या नाम रखा जाए हिंदी में, तत्काल समय में हमको समझ नहीं आया। संस्कृत में बहुत समय से कहा जा रहा था, क्योंकि हिंदी किससे बना हुआ है? संस्कृत से आते आते हिंदी का शब्द बना। तो उस समय कुछ पक्षियों को लेकर, या कुछ वस्तुओं को लेकर, या कुछ व्यवहार को लेकर हमारे पास मूल हिंदी के शब्द नहीं थे। तो हमने क्या किया? हमने का मतलब व्याकरण वेत्ताओं ने क्या किया? संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को उठा लिया और इसके जगह पर उसी शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया हिंदी में भी। तो उसी के समान प्रयोग करना मतलब संस्कृत के समान हमने क्या किया? हिंदी में उनका व्यवहार किया। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं, बहुत सारे तत्सम शब्दों के बारे में, तद्भव शब्दों के बारे में आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे। तत्सम मतलब होगा, डायरेक्ट ये समझें, संस्कृत के शब्द। तत्सम का सीधा अर्थ होता है क्या? संस्कृत के शब्द जो हमने हिंदी में भी इसका प्रयोग किया। हालांकि हमने कभी भी इसमें हलंत या ऊपर ऐसे अंक या फिर ऐसे कभी हमने लगाया नहीं हिंदी में, उनको सीधा सीधा उतार लिया। और तद्भव शब्द क्या कहेंगे? तद्भव शब्द किसको कहा जाएगा? तत्सम समझ में आ गया, ऐसा शब्द जिसको हमने क्या किया? सीधा सीधा उतार लिया। तद्भव शब्द दो शब्द से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तत्, तत् का मतलब अभी क्या बताया? उसके, है ना। और समान तत्सम हो गया। लेकिन तद्भव, भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो दो प्रकार के शब्दों की संरचना बनी उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो हो गया, जैसे कि ज्यों का त्यों हमने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया तो हमने क्या किया? उसको तत्सम शब्द। कुछ ऐसे शब्द बने जो वही तत्सम शब्द के आगे कुछ समय बाद उसी से और कुछ नया शब्दावली हमने बनाने का प्रयास किया, हिंदी में बोलने का प्रयास किया। ठीक है, तो जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से होकर बने हैं,
ध्यान से समझेंगे। ऐसा तद्भव शब्द उसको कहते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हमने क्या किया, अपने हिंदी शब्दावली में अपने उपयोग में उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। एकदम यही प्रश्न है आपको, हो सकता है परिभाषा और उसके संस्कृत के बनाने के तरीके, इसके अर्थ को लेकर प्रश्न आ जाए। तो तत्सम शब्द संस्कृत से बना है ज्यों का त्यों, और तद्भव शब्द क्या होता है, जो शब्द होते हैं संस्कृत से बने शब्द और दूसरा उसका परिवर्तित रूप। ठीक, तत्भव, तत्धन भव अर्थात तद्भव। यहां पर जितने भी शब्द मिलेंगे संस्कृत में उनका अलग से नाम है, लेकिन हमने क्या किया, उसमें कुछ परिवर्तन किया, उनसे कुछ नया शब्द बनाया और उनके नाम में हमने थोड़ा बदलाव किया और हिंदी में प्रयोग किया। जैसे आप लोगों ने नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या है ये, गेहूं। गेहूं को हिंदी में क्या बोलते हैं, गेहूं ही कहा जाता है ना। तो ये बाद में बना, संस्कृत से उत्पन्न शब्द है जिसको हमने किस पर, सोर्स के आधार पर इनका नामकरण किया और कुछ चेंजेस के साथ हमने इसको स्वीकार किया। क्लियर है। तद्भव का मतलब हो गया संस्कृत के ऐसे शब्द जिसको हमने कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया है। तो गेहूं हमारे लिए किस प्रकार का शब्द हो गया, तद्भव शब्द। तो गेहूं का संस्कृत शब्द क्या रहा होगा या तत्सम क्या रहा होगा, आपको पता है, गोधूम। ठीक है, पहले संस्कृत में गोधूम बोला जाता है किसको, गेहूं को। तो पहले संस्कृत में शब्द है, तो ये जो संस्कृत में सेम टू सेम है, ज्यों का त्यों है, वो हमारे लिए तत्सम है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आ गया है, तो हमारे लिए तद्भव, इसी संस्कृत से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द। अब देखिए, जैसे गेहूं हो गया, इसका संस्कृत में अर्थात इसका कोई तत्सम शब्द होगा, उसी से ये बना हुआ है। कोयल, कोयल एक प्रकार का परिवर्तित शब्द है संस्कृत का, जिनका हम लोग उपयोग शुद्ध हिंदी के रूप में कोयल ही बोलते हैं, है ना। कोयल को क्या बोला जाता है, तत्सम शब्द। बहुत पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को, है ना, बहुत वीक स्टूडेंट हैं आप हिंदी में। बंदर को क्या बोला जाता है, वानर, अभी देखे थे तत्सम। दूध को क्या कहा जाता है, दुग्ध लिखा हुआ था। मेढक को क्या कहा जाता है, सुन, कूप मंडूक, कुएं का मेढक। तो मंडूक क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है मेढक। थोड़ा थोड़ा इसमें समझ में आएगा ये। अब आपको हो सकता है कि बहुत इसको पहचान आ रहा होगा, बुक का एक पेज का मैंने इसका इमेज लिया था। तत्सम शब्द की पहचान को लेकर के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। इसमें तत्सम शब्द के पहचानने के जो तरीके हैं उसको देखिए। जितने भी ऐसे शब्द होंगे जो क्या होंगे, अंत में कौन सा वर्ण मिलेगा आपको, क्ष वर्ण मिलता है, क्योंकि तत्सम में क्ष वर्ण की विशेषता होती है, संस्कृत में इसका उपयोग होता है। और जैसे ही ऐसा कोई वर्ण मिले आपको क्ष, तो आप सीधा सीधा वो क्या कह सकते हो कि ये तत्सम वाला शब्द होगा। ठीक है, छ, और छ को जब तद्भव से, तत्सम से तद्भव बनाया जाता है, तो छ ना लिख करके क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ख लिखते हैं या छ लिखते हैं। जैसे क्षीर लिखा हुआ है, अर्थ क्या है इसका, जब इसका तद्भव बनेगा तो या तो हम इसको क्षीर लिखेंगे या तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्षीर लिखेंगे। लेकिन क्षीर किसको कहा जाता है मूल रूप से,
क्षीर किसका पर्यायवाची शब्द है? गलत से किसका पर्यायवाची शब्द है? दूध को कहा जाता है क्षीर। ठीक है, तो पहला पहचान ये है कि किसी भी तत्सम में आपको क्ष वर्ण मिलता है। तत्सम में हमेशा आपको श्र वर्ण मिलेगा, श्र वर्ण का प्रयोग होता है। बहुत सारे भी एग्जाम्पल आएंगे, इसमें आपको कभी भी श्र नहीं मिलेगा। किसका उपयोग देखने को मिलेगा? स के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, स का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल एक आध लिखे होंगे आप लोग श्र से। चलिए, हमेशा तत्सम में जब व का प्रयोग हो और हम उसको व को बदलने के लिए कहा जाए कि किसी भी व तत्सम में है उसको तद्भव में बदलना है, तो हमेशा व का क्या हो जाता है? या तो ब हो जाएगा या फिर व का वही होकर के शब्दों में परिवर्तन कर देगा। वैसे ही जितने अभी आपको दिख पा रहे होंगे, जो श के दूसरे प्रकार हैं तत्सम में आपको अधिकतर ये वाले श और इस प्रकार के श देखने को मिलेगा, लेकिन तद्भव में आपको इसका परिवर्तित रूप क्या देखने मिलेगा? ये स, सिंपल जो सा है, दंत के सा है, वो मिलेगा। ऋषि का जो री कहा जाता है, री का प्रयोग तत्सम में होता है, और अगर इसको तद्भव बनाना हो तो री को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? र से। कुछ और है, त्र नहीं होता है, क्या होता है? त्र का उपयोग भी आप लोग ध्यान दीजिए, त्र हमेशा तत्सम में होगा, और यहाँ पर त्र के स्थान पर जब हम वर्णों को तोड़ते हैं और त्र और र लिखते हैं ना, उस प्रकार से त्र या फिर त्र का उपयोग हम लोग करते हैं। नियमों को ध्यान दीजिए, भी आप लोगों को बनाना होगा। र के तीनों प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको क्र देखने को मिल गया, क्रू देखने को मिल गया, या फिर ऐसे मात्रा देखने को मिल जाता है, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? तत्सम शब्द होंगे, इस प्रकार से किसी में मात्रा लगा होगा तो ये भी पहचानने का तरीका है। अणा का प्रयोग किसमें होता है? हमेशा जैसे लिखा हुआ है बाण, तो बाण की जगह में क्या हो जाएगा? ये न का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन ये कभी भी तत्सम से तद्भव में उपयोग नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। या का प्रयोग होता है, यहाँ पर या का प्रयोग की जगह पर कभी कभी ज का प्रयोग भी होता है। न का प्रयोग किस मामले में? बाण अणा के मामले में। चंद्र बिंदु तत्सम में कभी नहीं लगता है। चंद्र बिंदु सदैव किसमें प्रयोग होगा? तद्भव वाले जितने शब्द मिलेंगे उसमें आपको चंद्र बिंदु देखने को मिलेगा। चंद्र बिंदु किसमें? तद्भव में। लेकिन जो अनुनासिक का जो ये है, इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार कहा जाता है ना। अनुस्वार किसमें आएगा? तत्सम में इसका प्रयोग होता है। बहुत बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब भी आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेगा तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। पूरा एक मैं लिस्ट भेजूंगा फिर से, जैसे समाज का भेजा था, उसमें तत्सम के शब्द और तत्सम से बने तद्भव के शब्द दोनों को आप क्या करेंगे? लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कल का जो समाज के जितने भी 100 मैंने भेजे हैं वो आपकी कॉपी में नोट हो गए होंगे, है ना? लिखे हो कि नहीं? आप तो आए नहीं थे कल, कब लिखेंगे फिर उसको? लिखिए हो? चलिए, उत्पत्ति के आधार पर हमने खुद से उत्पत्ति की है तद्भव का, हमने खुद से उत्पत्ति किया है तत्सम का, हमने खुद से ही एक नए शब्द का उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने शब्द बनाया है, वो है देशज। देशज शब्द किसको कहा जाता है? देशज, नाम में ही क्या लिखा हुआ है? देश धन ज, और जब भी किसी शब्द के अंत में ज लगा होता है इसका अर्थ होता है जन्म लिया। क्या मतलब होता है? जन्म लिया। तो देशज मतलब देश में जन्म लिया, या ऐसा भाषा जो हमने अपने हिसाब से शब्दों को बनाया है।
अपने हिसाब से शब्दों को बनाया है, या फिर क्षेत्रीय भाषा में उनका हमने नया शब्द बनाकर, और उस शब्द का प्रयोग ऐसा होता है कि हिंदी में ही भी उसका उपयोग होता है ना, हिंदी में भी उसका उपयोग होता है और उसका कोई और दूसरा हिंदी नहीं है। ऐसे शब्दों को हमने किस श्रेणी में रखा? देशज शब्द। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कटोरा, कटोरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? कटोरा ही कहा जाता है, जबकि ये कटोरा हिंदी का कोई मूल शब्द नहीं था। सोर्स के आधार पर हमने पता किया कि ये तो देशी भाषा का शब्द है, देशज शब्द है घोटाला। आज जितने भी मानक हिंदी है, घोटाला शब्दों को हिंदी में ही उपयोग किया जाता है। तो ये हिंदी का जो शब्द है, ये मूल हिंदी का शब्द नहीं है, ये हमारे भारतवासियों के द्वारा किसी क्षेत्रीय भाषा में या अलग अलग स्थानों पे बोली जाने वाली एक बोली है, जिसको हमने उस कार्य के लिए या उस वस्तु के लिए हमने उसका नामकरण किया और उस नामकरण को हिंदी में प्रचलन में लाया है। जैसे पानी, माथा, पानी भी क्या है? एक प्रकार का देशज शब्द है ना। पानी को अगर बोला जाए तो पानी को हमने क्या बोला है? जल कहा जाता है ना। बकबक करना, बकबक करना एक प्रकार का क्या है? देशज शब्द है, जो लगातार ज्यादा बात करने वालों के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, बकबक करना। वैसे ही आप लोगों ने ये सुना होगा, छत्तीसगढ़ी में सुने, किसको कहा जाता है? सांड को कहा जाता है गोल्लर। तो छत्तीसगढ़ी का देशज शब्द क्या है? ये गोल्लर है। ऐसी जो शब्दावली जो हमने क्या किया है, अपने ही क्षेत्र विशेष के हिसाब से उसको हमने खुद स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद हिंदी भाषा में भी उसका हमने प्रयोग करना शुरू किया। ये कहलाता है देशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्दों की चर्चा की जा चुकी है। तत्सम शब्द, ठीक, परिभाषा क्या है? हमने ऐसे शब्दों को जो संस्कृत के शब्द हैं, ज्यों का त्यों क्या किया है? अपनाया है, तत्सम कहलाएगा। तद्भव शब्द, संस्कृत से बने शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, जो किसी लोकल एरिया की लैंग्वेज के बोली जाने वाले शब्दों को हमने क्या किया? स्वीकार किया, और उसको हिंदी में हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, देशज शब्द। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अब आएगा देशज के बाद विदेशज शब्द। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द किसको कहेंगे? हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? समय के साथ भारत में प्रवेश किया है, समय के साथ प्रवेश किया है। भारत में किन किन लोगों का आगमन हुआ है, आप लोगों को मालूम है? ये हमारे देश में जो आगमन हुआ है, किन किन देशों के लोगों का आगमन हुआ होगा, इसको यहीं तक देखते हैं। भारत पहले भारत वालों का था, है ना। समय के साथ साथ धीरे धीरे सबसे पहले, या बात करते हैं कुछ साल पहले, हमारे देश में प्रवेश किया किन्होंने? आर्यों ने। आर्य से पहले हमारे यहाँ मानी जाती है खुद की सभ्यता थी, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय, खत्म, नाश हो गया, है ना। उसके बाद सबसे पहले किसी बाहरी व्यक्ति का जो प्रवेश माना जाता है भारत में, वो कौन है? आर्य। आर्य एक ऐसी प्रजाति थे जिन्होंने भारत में आकर के अपनी भाषा का प्रचार किया, और आर्यों की भाषा थी कौन? संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। यही भाषा आगे चल करके विकसित हुआ और किस पर पहुंचा? हिंदी पर। संस्कृत के बाद क्या आया? वही क्रमशः प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ये जो क्रमशः चला ये। तो आर्यों ने किस भाषा को लेकर हमारे देश में प्रवेश किया? तो आप लोग बोलेंगे संस्कृत हमारी भाषा, भारत की भाषा नहीं है, हम लोग स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन ये कहाँ की भाषा है? आर्यों की भाषा। आर्य कहाँ से आए थे? अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात की है। उसके बाद कुछ समय बाद हमारे यहाँ पर कौन आए? फारसी आए। फारस देश से, खाड़ी देश से लोग आए, है ना, जिन्होंने भारत में कई
100 सालों तक राज किया। इनकी भाषा क्या थी? फारसी भाषा। अरब वाले आए, अरबों की भाषा क्या थी? अरबी। मुगल आए, यही मुगल की भाषा फारसी है। अरब वाले कौन सी भाषा? अरबी भाषा। कुछ साल बाद ऐसे घूमते घूमते केरल के क्षेत्र में कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज से पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली ने सबसे पहले प्रवेश किया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ने इधर सूरत में प्रवेश किया, पुर्तगाली ने यहाँ प्रवेश किया, डच आए। अलग अलग देश के लोगों ने भारत में आकर के क्या किया? शासन किया है, व्यापार किया है। यहाँ के लोग, चाइनीज लोग यहाँ पर आकर के अपनी भाषा का प्रभाव यहाँ छोड़ा। चाइनीज लोग आए तो कौन सी भाषा का आया? चीनी भाषा। तो भारत में धीरे धीरे जो सिंधु घाटी की मूल भाषा थी, उन पर अलग अलग लोगों ने अपनी भाषा को लाने का प्रयास किया। अब भाषा को लाने का प्रयास कहने का मतलब है, अगर देखा जाए तो पुर्तगाल जब आते हैं तो हमारे यहाँ पर उस समय केरल के क्षेत्र में मसालों की खेती नहीं की जाती थी। मसालों से हमारा भारत क्या था? अनभिज्ञ था। तो इन्होंने एक तंबाकू को लाया अपने क्षेत्र से, है ना, एक खेती लाई तंबाकू, उसको लगाया तो ये फसल हुई तंबाकू की। तो इसका पुर्तगाली ने नाम दिया क्या? इसको क्या कहते हैं? पुर्तगाली भाषा में ये इस पौधे को क्या कहते हैं? तंबाकू। तो यहाँ पर तंबाकू जो है किसी शब्द के लिए, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया, तो उसके लिए क्या हो गया? वो नामकरण हो गया। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपनी भाषा में क्या दिया? इनका सबका नाम दिया है। इसको क्या कहा जाता है? आप क्यों पेन कहते हैं? हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? कलम ही बोला जाता है ना। और कलम का मतलब ये नहीं कि जो मिट्टी का आता है वो कलम नहीं है। कलम का मतलब लिखने के लिए जो उपयोग करने वाली जो वस्तु होती है वो कलम कहा जाता है। तो कलम के कई प्रकार। तो लोगों ने क्या किया? जैसे जैसे आते गए अपने तरफ से कुछ नई नई वस्तु लेकर आते गए, उन वस्तु को अपनी भाषा में जो नाम दिया, उस नाम को हमने क्या किया? अपने हिंदी भाषा में स्वीकार किया। तंबाकू, अभी बोला ना तंबाकू। आप लोग क्या पीते हो? चाय कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा नहीं है ये। चाय हमारे क्षेत्र में होता नहीं है। हाँ, चाइनीज लोग लेके आए हैं चाय को। तो चाय का चाय बोला जाता है, अंग्रेजी में तो टी बोला जाता है ना। अब तुझे तक पूछो, कॉफी। कॉफी कौन सी भाषा का शब्द है? कॉफी इंग्लिश शब्द है, लेकिन कॉफी को हिंदी में क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। कहवे की खेती, वही कॉफी है। तो लोगों ने क्या किया? जो वस्तु लेकर आया उनका नाम बताया कि इसको ये कहा जाता है, तो लोगों ने इसको स्वीकार किया और भारत में उसका परिचय कराया। परिचय कराया तो हमने हिंदी भाषा में भी उसको अपने भाषा में स्वीकार कर लिया। उसका हमने हिंदी में और अलग नाम नहीं बनाया। यही बात है। यही बात किसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं? विदेशज भाषा। अब इसको पढ़ें तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। किसी अन्य देश की भाषाओं से ग्रहण किया गया शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द कितने प्रकार से हम लोग देखते हैं? 5 प्रकार से मूल रूप से हमने देखा, उसको हमने स्वीकार किया है। और उसमें से पहला जो शब्द विदेशी शब्द है, देखिए, अरबी। अरब देश के लोगों ने जो अपनी भाषा को लेकर आया, प्रयोग किया है, उसमें ऐसा नहीं कि एक दो है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अरब के लोगों ने हमारे यहाँ प्रयोग किया और हमको लगता है कि ये हिंदी शब्द है, लेकिन वो हिंदी शब्द नहीं है। अरब के वाले लोगों ने अपनी शब्दों में क्या क्या चीज देखा है? जो अजब शब्द बोलते हैं ना, अजब गजब, वो हिंदी शब्द नहीं है। किस देश के बोली जाने वाली शब्द है? अरबी। तरक्की, आप उसको बताइए, उसका हम लोग मीनिंग पर्याय निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी शब्द का हमने पर्याय निकाल लिया है, अर्थात उसको और क्या कहा जा सकता है, इसने हमने निकाल लिया। तरक्की को क्या कहा जा सकता है? कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो तरक्की के बदले आपने आप क्या बोलेंगे? ना,
सफलता नहीं बोलेंगे। तरक्की और सफलता में अंतर है। जालिम, सुने हैं जालिम? जालिम किसको कहेंगे? जो बहुत क्रूर है, हाँ, दुष्ट, उसको हम लोग बोलेंगे। तो पर्याय हम लोग निकाल लिए, लेकिन दैनिक जीवन में जब बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो इन्हीं शब्दों का भी हम लोग प्रयोग कर देते हैं जो मूल रूप से अरब से लिया गया है। जवाब, क्या लिखा है? जवाब। आप लोगों को पूछा जाए, श्रद्धा, जवाब को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बार बताना है। नो, हाँ बोल सकते हैं। इस्तीफा का सुने होंगे, इस्तीफा बहुत प्रयोग किया जाता है। इस्तीफा, ईमान, एहसान, कसूर, कर्ज, किताब। किताब को क्या कहा जाता है हिंदी में? नो। दावत, दावत मीन्स, दावत सुने? आपको बोलना है दावत ना बोल करके कुछ दूसरा शब्द बोलना है जो आप लोगों को लगता, मैंने बताया विकल्प ढूंढ लिया गया है शब्दों के, वो उसके पर्याय हैं, लेकिन ऐसे शब्द जो हम उपयोग कर रहे हैं वो मूल रूप से अरब के हैं। जैसे हो गया नतीजा, मजबूर। एडवोकेट को क्या कहा जाता है? आप बोल देते हैं वकील। वकील को हिंदी में आप ही बताओगे, जल्दी तुरंत बताना है। वकील को हिंदी में, अब इसका पर्याय निकल चुका है तो क्या कहेंगे वकील को? कृष्ण। वकील को अधिवक्ता, सुने हैं ना अधिवक्ता? हमला, मतलब दुकान, दुकान भी आप लोग सुने हैं। दुकान शब्द क्या है? हमारा हिंदी का शब्द नहीं है, किससे लिया गया है? अरब के देश के लोगों के द्वारा। दुआ करना, नकद देना, मुहावरा, मामूली, मौका। मौका को क्या बोलेंगे? अवसर। मामूली को, तो आप उस पर मत जाइए बार बार, ये मैं पूछ तो रहा हूं भले। आपको ऐसे शब्दों की पहचान करना है जो अरब से, अरब वासियों के द्वारा बोली जा रही थी, उसको हमने हिंदी में क्या किया? हमने ही उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे शब्द और बहुत सारे शब्द हैं जो हमने क्या किया है? अरब से पता किया है। उसके बाद फारस वाले लोग अपना फारसी शब्द का प्रयोग करने शुरू कर दिए, तो उस फारसी शब्द को हमने क्या कर लिया? अपना लिया और हमने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग किया। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का किसी भी कहना चाहिए शासकों का हमारे यहाँ पर 5 साल 10 साल का शासन नहीं रहा है। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक यहाँ पे शासन किए हैं। तो उतने सालों तक किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश का शब्दावली हम स्वीकार कर ही सकते हैं, है ना? पूरा कई पीढ़ी चल गया। तो ध्यान दीजिए, सौदागर जो शब्द है वो किस देश से लिया गया है? फारस। फारस, फारसी समझते हैं? फारसी, फारसी कौन से शासकों के द्वारा बोली जा रही थी? जो अभी तो आर्ट्स वाले भी बहुत सारे बैठे हैं, तो फारसी शब्द किस शासकों के द्वारा बोली जा रही थी बताइए? मुगलों के द्वारा, ठीक है। और फारसी भाषा का ज्ञान जिसको उस समय हो जाता था, है ना, फारसी भाषा या फारसी की समझ या फारसी की डिग्री जिनके पास हो जाती थी, उनको बहुत ज्यादा विद्वान माना जाता था। ठीक, एक कहावत भी बना था, हाथ कंगन को आरसी क्या, सुने हैं? और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो पढ़े लिखो जो व्यक्ति फारसी शब्द जान गया तो पढ़ने लिखने के लिए उसको कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वापिस, लेकिन, मुफ्त, पैमाना, पैदावार, दिल, दिलेर, तमाशा, जिगर, तनख्वाह, जहर, कबूतर। इसको बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं? कबूतर को कबूतर ही बोलते आ रहे हो आप लोग। क्या बोला जाता है कबूतर को? जहर को क्या कहा जाता है हिंदी में? विष। आवाज को किशमिश, किनारा, आवारा, आमदनी, खुद, या फिर चादर, आराम। ये ऐसे शब्द हैं जो किससे लिया गया है? फारसी। और ये आपको कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा कौन सा शब्द अरबी है कौन सा फारसी है। कोई तरीके नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे आपको
तरीके मिल सकते हैं जो थोड़ा सा पहचानने में मदद कर सकता है, लेकिन वो भी आपके समझने के ऊपर है। तुर्की शब्द में ये तो लगातार बहुत पहले ही पूछा जाता था कि कैंची जो है किस भाषा से आया है। तुर्की शब्द से आया है, बहादुर शब्द, चम्मच है ये, चम्मच शब्द, ये उर्दू खुद तुर्की शब्द है ना। उर्दू खुद में क्या है, जो उर्दू लिखा हुआ है ये उर्दू भाषा का शब्द है ही नहीं। अब देखिए ये भी पूछा जा चुका है उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। वैसे ही अंग्रेजी जो होता है, अंग्रेजी हिंदी का ही शब्द नहीं है, वो कहाँ से लिया गया है, हिंदी। अंग्रेजी को अंग्रेजी कहाँ से बोला जाता है, और फारसी शब्द है। कूली, चेचक, एक रोग है चेचक रोग, है ना। मुगल, मुगल, क्योंकि अभी मैंने बोला फारसी शब्द मुगलों की भाषा है, लेकिन मुगल शब्द जो है वो तुर्क वाले बोलते थे। इतिहास पढ़ें तो आपको समझ में आएगा तुर्क कौन थे, उसके बाद अरबी अरबवासी कौन थे, फारस वासी कौन थे। इतिहास पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आका, बेगम, ऐसे शब्द तुर्क भाषा के शब्द हैं जो सीधे सीधे हम अपने हिंदी में भी आज के समय में उपयोग कर रहे थे। अब इसके विकल्प में कैंची को क्या बोलते नहीं बताया लोग, कैंची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताओगे। हाँ चलिए, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल वाले हमारे देश में आए शासन करने, तो इनके द्वारा बहुत सारे शब्दों को प्रयोग किया, क्योंकि पुर्तगाल वाले ज्यादा समय नहीं हुआ है आए हमारे यहाँ पे, है ना। और अरबी फारसी बहुत सालों से आए हुए थे। तो जो आज के समय में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, बाल्टी सुने हैं, बाल्टी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, पुर्तगाल से। परात जो है पुर्तगाल से, पादरी जो है पुर्तगाल से, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों के जो हेड हैं अपने हिसाब से उन्होंने लाया फीता, रिबन, है ना, मेज, तंबाकू, चाबी, कमीज, नीलम, पिस्तौल, आलमारी, कमरा, गमला। सब्जी में कौन सा, गोभी सब्जी हमारे यहाँ पहले होता नहीं था, किसने आया और लगाया, पुर्तगाल वासियों ने। सबसे सरल है अंग्रेजी शब्द को पहचानना। पुलिस, पुलिस को हम लोग पुलिस ही बोलते हैं, बोला जाता है ना। तो ऐसे अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में भी उसी का उपयोग करते हैं, तो पुलिस मतलब पुलिस होता है। कमेटी गठित की गई, हिंदी में भी कमेटी बोल दिया जाता है, इंग्लिश में भी कमेटी बोल जाता है। कांग्रेस, कांग्रेस को कांग्रेस ही कहा जाता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को, कांग्रेस केवल भारत में नहीं है, पूरे दुनिया में एक पार्टी को स्पेशली कहा जाता है। टिकट, टिकट को क्या कहा जाता है, टिकट ही कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी शब्द है और हम अपनी भाषा में टिकट बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना। टिकट। फीस, डॉक्टर, डॉक्टर को सामान्य भाषा में हम लोग डॉक्टर को डॉक्टर ही बोल देते हैं, लेकिन मूल साहित्यिक हिंदी में इसको चिकित्सक कहा जाता है। मास्टर किसको कहा जाता है, वही फीस। शिक्षक को टीचर कहा जाता है, नो। मास्टर किसको कहा जाता है, जो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में कुशलता रखता हो, ठीक है। तो मास्टर का मतलब टीचर बोला नहीं बोलते तो गुरु जी बोल रहे हो आप लोग, नहीं। मास्टर का मतलब किसी क्षेत्र या किसी विधा में एक्सपर्ट हो, उस पे क्या करता हो, आपने क्या किया है, किसी क्षेत्र में कुशलता हासिल की, है ना। तो आपने किस में कुशलता हासिल की, कला में, तो क्या कहा जाता है, आपने एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, आप क्या हो गए इस पे, अब क्या बन चुके हैं आप, मास्टर। तो इसका मतलब गुरुजी नहीं होता है, टीचर नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में आपने मास्टरी हासिल की, उस पर दक्षता पूर्ण रूप से। अब इससे ऊपर की अब और कोई डिग्री नहीं है ये माना जाता है, अब उस पर आप क्या बन चुके हो। जैसे आप लोगों ने कुछ एमए इंग्लिश किया होगा तो पूरा मास्टरी है उस पर आप, ये माना जाता है, और उस बेस पे आपको बड़े से बड़ा पद आपको मिल सकता है, ठीक।
सिनेमा, सिनेमा को सिनेमा ही कहा जाता है, रेल को रेल का ही उपयोग किया जाता है, स्टेशन को स्टेशन, हेड को हेड। ठीक, तो अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिनको हमने सीधे सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया है। तो ये 4 प्रकार थे, किसके आधार पर? उत्पत्ति या सोर्स के आधार पर। दूसरा आधार है रचना या व्युत्पत्ति। हमारे यहाँ पर जब हिंदी भाषा में किसी भी वस्तु को नाम दिया जा रहा है ना, क्योंकि व्याकरण बनाया गया, हिंदी बनाया गया, तो हर वस्तु को हिंदी में नाम दिया गया होगा। ठीक, तो जो शब्द की रचना की गई है, उसकी बनावट की गई है, उसको भी बनाने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन किया गया है। हमने अभी क्या किया? सोर्स मतलब किधर से वो आया है, उस हिसाब से वर्गीकरण समझा वर्ड शब्दों का। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, जितने भी शब्द होते हैं उसको हमने बनाया है, उन शब्दों की खुद हमने हिंदी को बैठकर बनाया है कि इसे कापी कहा जाएगा, कापी, है ना। तो किसी वस्तु को नाम देना, अर्थ बनाना, ये बहुत कठिन काम हो सकता है, इसलिए तो हम आज भी छत्तीसगढ़ी में तो बोल तो देते हैं, लेकिन उसको लिपि बना करके, शब्द बना करके बहुत कठिन काम हमारे लिए हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर शब्द बना, उसकी रचना की गई, शब्दों को बनाया गया, तो 3 तरीकों से हमने शब्द को बनाया है। पहला जो शब्द बना, इसको कौन सा बेस मानेंगे या कौन सा आधार मानेंगे? उसकी रचना या संरचना या व्युत्पत्ति, बनावट भी बोलेंगे। कैसे वो शब्द बना हुआ है? जैसे आप लोगों का नाम हुआ, तो आप लोगों का नाम किस टाइप से बना हुआ है? किस किस शब्दों को जोड़ा गया होगा? क्या उसका कोई अर्थ है? बच्चों का नामकरण किया जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना। और कुछ भी नाम नहीं रखा जाता, और ये भी देखा जाता है कि वो पॉजिटिव नेम है कि निगेटिव नेम है, राक्षस है कि देवता का नाम है ना। रावण नाम किसी का सुने होंगे, रख दिया जाए तो जीवन भर परेशान रहेगा, बचपन से लेकर उसको मेघनाथ नाम रखा जाता है। तो उस शब्द की बनावट और उस पर उसके अर्थ, अर्थ तो नहीं बोल सकते, उसकी रचना कैसी हुए, 3 प्रकार से है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फर्स्ट देखते हैं रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। कुछ ऐसे आपके पास अक्षर हैं और अक्षर को जोड़ जोड़ के आपने क्या बनाया? शब्द बनाया। यही पढ़े ना, वर्णों से क्या बना है? वर्णों से बना है अक्षर, और अक्षर से बना है शब्द। तो जब हम किसी शब्द को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या कर लिया जाए? तोड़ते हैं। तो ऐसा हमारे पास हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको अगर तोड़े और तोड़ने के बाद, ऐसे शब्द जिन्हें अलग करने या तोड़ने के बाद, उसके खंड जब करने के बाद कोई अर्थ ना निकले, क्लियर है, कोई अर्थ उसका ना निकले, तो ऐसा शब्द क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे समझिए नाम, आप लोग का नाम, जैसे रेणुका, आप लोग का नाम है, रेणुका नाम है, तो ये बताइए, ये 3 अक्षर से बना है, रे, रू और का। इसको मैंने 3 बार अलग अलग लिख दिया। रे से किसका मतलब होता है? रे से क्या मतलब निकलता है? नहीं निकलता, कुछ नहीं है। रू से कुछ नहीं है, और का से कुछ नहीं। तो आपका जो ये नाम है, ये किस प्रकार का नाम है? रूढ़ शब्द है ये, जिसका हम लोग अगर तोड़ते भी जाएं तो कोई इनका अलग से विशेष अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या शब्द नाम देंगे? रूढ़ शब्द। अब समझिए, जैसे घर लिखा हुआ है, घर और र, घ का कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं। और र का कोई मतलब है क्या? नहीं निकला। तो घर ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है, तोड़ने के बाद इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये घर जो शब्द है, कमल जो शब्द है, ये रूढ़ शब्द है।
सिंपल परिभाषा है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसको हम लोग अल्फाबेट में, अक्षर में हम लोग तोड़ते हैं तो उस अल्फाबेट का कोई मीनिंग ना निकले। जोड़ते हैं तो कोई आपका नाम तो बन ही रहा है ना। पा और नी क्या हो गया? पानी। पा से क्या होता है? और नी से, तो पानी कौन सा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप लोगों को समझना होगा। लिखेंगे या फिर आप लोगों को इसका पेज मिलेगा तो ध्यान देंगे। सेकंड होता है यौगिक शब्द, कंपाउंड वर्ड बोल सकते हैं, है ना। यौगिक शब्द में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं। यौगिक मतलब होता है दो। दो साइंस में पढ़ते हैं, यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक, यौगिक की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से समझते हैं। केमिस्ट्री पिए पढ़े हैं आप भी पढ़े हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कंपाउंड का डेफिनेशन, यौगिक का डेफिनेशन, उसको बताना है। यौगिक किसे कहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य से बताना है? केमिस्ट्री के हिसाब से आपको डेफिनेशन बताना है। एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, पढ़े ना, यौगिक और मिश्रण। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा दो शब्दों के जोड़ों से बने होंगे। पहला चीज यह ध्यान रखेंगे, किससे बनेगा? दो शब्दों से बनेंगे। रूढ़ में हमने एक शब्द दिया और एक शब्द को अक्षर अक्षर में तोड़ा था, इसी को बिल्कुल समझिएगा। रूढ़ शब्द में एक ही शब्द होता है, उसको अक्षर अक्षर में तोड़ते हैं। और यौगिक क्या होता है? दो वर्ड होंगे जो हमेशा जुड़े रहेंगे और क्या होते हैं? एक नया वर्ड वो बना होता है। जब उस वर्ड को हम लोग अलग अलग तोड़ते हैं तो जब तोड़ते हैं तो दोनों के कोई ना कोई मीनिंग निकलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, दोनों के कोई ना कोई मीनिंग निकलेंगे और ऐसा कोई मीनिंग निकलता है तो हम लोग उसको कंपाउंड वर्ड या फिर यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजमहल, तो राज मतलब हो गया, राजमहल लिखा है, दो शब्द मिल गए हैं। आपको ऐसा नहीं तोड़ना है, ये भी ध्यान रखेंगे। रा ज म ह ल, ये इस प्रकार से आपको तोड़ना नहीं है। यहाँ पर तोड़ने का अर्थ है राज अपने में एक शब्द है और महल अपने में एक शब्द है। जब इसको तोड़ेंगे तो शब्द और शब्द को तोड़ेंगे। रूढ़ में एक ही शब्द मिलेगा, उसको अक्षर में तोड़ेंगे, अक्षर का कोई अर्थ निकल गया, ठीक है, या उसी का कोई अर्थ निकल गया जो आपका नाम है। आपके नाम का भी कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब भी वो दूसरे में चला जाएगा। राज अपने में क्या है? राजा को दिखाता है। महल अपने में किसी महल को दिखाता है। तो दो शब्द मिल गए, दोनों के अर्थ हैं। राज मतलब समझते हैं राजा, और महल मतलब किसी बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? महल बोलते हैं। तो ऐसा शब्द राजमहल किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है। प्रधानमंत्री, प्रधान भी है मंत्री भी है। प्रधान मतलब क्या होता है? हेड होता है अपने किसी क्षेत्र का। मंत्री मतलब मिनिस्टर होता है। अर्थ निकल गया, ठीक। तो ये यौगिक शब्द ऐसे शब्द को कहा जाएगा जो क्या करते हैं? दो शब्दों में टूटते हैं, दोनों शब्दों के अपने अपने क्या होंगे? अर्थ होंगे, तो यौगिक कहलाएंगे। उसके बाद होता है योग रूढ़ शब्द, जो एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, और एग्जाम्पल से ज्यादा आपको जितने एग्जाम होते हैं, एग्जाम में भी आपको योग रूढ़ ही पूछे जाते हैं। नाम में योग लिखा हुआ है और रूढ़ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा, आपको एक शब्द मिलेगा जो क्या होंगे? किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। इसका मतलब होगा, जब आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, उसका कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द निकल जाए, ठीक, और उसी के लिए वो शब्द बना हुआ है। क्लियर हो रहा है? जैसे दशानन शब्द है, क्या शब्द है? दशानन शब्द है। जलज शब्द है। जलज किसको कहा जाता है? जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। हमने पंकज भी एग्जाम्पल देखा था। तो ये किसके लिए जाकर के रूढ़ हो गया? रूढ़ का मतलब क्या होता है? उसी पर जाकर के टिक जाना, या फिर उसी के लिए उपयोग किए जाने वाला, योग रूढ़ कहलाता है। पंकज भी लिखे तो क्या होगा?
पंकज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? केवल कमल, और किसी अन्य को पंकज नहीं कहा जाता। तो आपको अगर इसको तोड़ना होगा तो पंख और ज, पंख का अर्थ निकल गया, तो यहाँ पे अलग से तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यहाँ पे शब्दों को अक्षर में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, आपको पहचानने की आवश्यकता होगी कि क्या उस शब्द का कोई अन्य अर्थ निकल रहा है क्या, और क्या वो अर्थ निकल रहा है तो उसी के लिए ही निकल रहा है क्या। ठीक, ये सुने होंगे गजानन। गजानन का अर्थ क्या होगा? अर्थ, उसका अर्थ गजानन किसको कहेंगे? गज मतलब हाथी, और आनन मतलब मुख या सिर। तो ऐसा जिसका मुख किसके समान हो, तो गजानन हमेशा किसके लिए उपयोग किया जाता है? गणेश जी के लिए। गणेश बस नहीं बोलना है, गणेश जी लगाना है। लोग बिस्किट तक में जी लगाते हैं, तो भगवान में तो लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तीन प्रकार से व्युत्पत्ति होती है, रचना या बनावट है। पहला कौन सा हो गया, आप बोलते जाएं तो आपका विकल्प होगा। पहला हो गया रूढ़ शब्द। रूढ़ में क्या देखना है आपको? उसको अक्षर में तोड़ना है, अक्षर का कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो रूढ़ होते हैं। यौगिक में क्या होते हैं? दो दो शब्द होंगे, दोनों के अर्थ निकलते हैं। योग रूढ़ किसको कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है और उसी के लिए वो बना होता है वो शब्द, तो योग रूढ़ कहलाता है। एकदम सिंपल आपका प्रश्न आएगा तो बनाएंगे। ठीक, फिर आता है रूप के आधार पर, और रूप के आधार पर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से होंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और अविकार का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। तो रूप के आधार पर कितने प्रकार है? दो प्रकार। लिखेंगे इसको, क्योंकि आपको सीधे सीधे तौर पर प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इनमें से कौन सा शब्द विकारी शब्द है या प्रकार है। तो क्या संज्ञा विकारी शब्द है, क्या सर्वनाम विकारी है, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो चार प्रकार थे, जो चार प्रकार हैं वो सभी चार प्रकार विकारी कहलाते हैं। संज्ञा भी विकारी है, सर्वनाम भी। तो होता क्या है इसमें, डेफिनेशन देखिए, बहुत सारे ऐसे शब्द आप लोगों को मिलेंगे जिसको आप क्या करते हो, वो खुद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का, लड़कों, लड़की, वे, नीले, नीली, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, चार प्रकार से आपको व्याकरण में समझना पड़ेगा। लिंग, वचन, कारक और काल, इन सब के कारण से इनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको देखने को मिल गया, बीच में आ गया, उसके आधार पर उसका लिंग, वचन, कारक और कार चार तरीके से परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आप मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। राम स्कूल जाता है, रमेश
और श्याम स्कूल जाते हैं। मिनी स्कूल जाती है। सोहन स्कूल गया था। अब देखिए क्या है, इस पर आपको क्या करना है, वे खेलते हैं, इसको भी लिख देता हूं। समझिए अब यहां पर मैंने लिखा है राम स्कूल जाता है। इसमें देखिए विकारी शब्द किसको कहेंगे, वे सारे शब्द जिसके आधार पर लिंग के आधार पर बदल जाए, वचन के आधार पर वो शब्द बदल जाए, कारक के आधार पर शब्द बदल जाए, काल के आधार पर शब्द बदल जाए। यहां पर मैंने राम एक संज्ञा शब्द लिया है। ठीक है, संज्ञा में जितने भी संज्ञा में लोगों के नाम आएंगे, स्थान के नाम आएंगे, किसी भी के नाम आएंगे, तो वो क्या होंगे, उसके आधार पर आगे आने वाले, जैसे यहाँ पे राम स्कूल जाता है लिख दिया, तो जाना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। जैसे मैंने दो लोगों की बात की, रमेश और श्याम की, तो रमेश और श्याम स्कूल जाता है क्यों नहीं बोलते हम, बताइए। क्योंकि हमने क्या किया है, दो लोगों के लिए नियम बनाया है, जब दो एक से अधिक कोई हो जाते हैं उसके लिए हमने क्या किया है, इस जाता को ही क्या कर दिया, बदल दिया है। तो संज्ञा के आधार पर तो ये रमेश और श्याम अपने में क्या हो गए, दोनों संज्ञा है, नाउन है, इसी ये विकारी शब्द है, ये जब लग जाते हैं तो ये सब चीजें बदल जाती हैं। मिनी जेंडर के हिसाब से मैंने राम के स्थान पर बोल दिया मिनी, तो मिनी स्कूल जाता है नहीं बोलते हैं। तो हमने जैसे ही जेंडर चेंज किया, जेंडर के हिसाब से क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, चेंज आ गया, बदलाव आ गया। ठीक, मैंने क्या किया, सोहन के बारे में लिखा कि वो स्कूल, पास्ट की बात है, कल की बात है, तो जैसे ही मैंने कल की बात किया तो जाता है की जगह में गया था हो गया। मैंने राम के स्थान पर कई लोगों के नाम लिख दिए, वो एक खेलते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये कहता है कि हम अगर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण या क्रिया, इन सब को उपयोग करते हैं, तो ये चारों क्या है, किसी ना किसी चीज का क्या कर लेते हैं, ये विकार उत्पन्न करते हैं, इसके माध्यम से चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, जब भी पूछे संज्ञा विकारी है कि अविकारी, विकारी। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी क्या है, विकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी क्या होंगे, अविकारी में होता है जब आप किसी भी वर्ड का उपयोग कर लो, आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंस में चेंजेस नहीं आता है, बदलाव नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको लगाओ या मत लगाओ कोई परिवर्तन नहीं होता, या चेंज भी कर देते हो। जैसे कि कुर्सी है, ये अंदर शब्द है, अगर मैं बोल दूं कुर्सी अंदर रख दो, ठीक, तो अंदर रख दो में या कुर्सी अंदर रख दो में कोई बदलाव, टेबल अंदर रख दो मैंने बदला, ऑब्जेक्ट बदल दिया तब भी कोई इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। घर के सामने पेड़ है, ठीक है, घर के सामने पेड़ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जितने भी शब्द का क्या करें, परिवर्तन करते हैं और उस पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे आप लोगों को क्रिया विशेषण, अभी तो ये चीजें आप पढ़े भी नहीं है तो आपको हो सकता है, क्योंकि मैं विकारी और अविकारी को फिर से रिपीट करता हूं, कब, जब ये चीजें और आती हैं तब। तो क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं उसको लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। संबंध बोधक, इस पे भी जैसे का के की आप वर्ड लगाते हो उस हिसाब से, समुच्चय बोधक जैसे, और विस्मय आदि बोधक ये वाला, इन सबको लगने से कोई भी प्रकार से चेंजेस हमारे यहाँ पे नहीं होता। तो ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द को, अभी तक जो क्वेश्चन बने हुए हैं इनमें से कौन सा विकारी शब्द है या इनमें से कौन सा विकारी कहलाता है, संज्ञा, सर्वनाम
याद रखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 हैं जो चेंजेस होते रहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक में कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात ये क्या होंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे कि सभी प्रकार के जो अव्यय शब्द हैं वो अविकारी कहलाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से क्रिया विशेषण होता है। आज लिखा हुआ है, कल लिखा हुआ है, अब, कब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, कैसे, क्यों, इन सब का उपयोग जब करते हैं तो इसमें कोई ना ही लिंग परिवर्तन होता है, ना कोई काल क्रिया परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही संबंध बोधक अव्यय, जैसे वहां पर, यहाँ पर, इस पर, उसके ऊपर, इसके नीचे, ये क्या है, किसी वस्तु का किसी स्थान से क्या बताता है, संबंध बोधक। जैसे समुच्चय बोधक में जोड़ना और अलग करना, जैसे राम और सीता, किंतु परंतु, या यहाँ, यहाँ नहीं होता है इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, ये संबंध बोधक अव्यय है। विस्मय आदि बोधक में आहा, मैंने साइन बनाया था, हा, हाय, कितने भी विस्मय आदि बोधक होंगे उसको हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे उसके आधार पर आप उस पर निर्णय लेंगे। अर्थ के आधार पर होता है, कभी कभी अर्थ के आधार को लेकर के भी ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, शब्द के, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अर्थ के आधार पर क्या कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। हिंदी लिखा है तो हिंदी लिखा है, राम लिखा है तो राम लिखा है, कोई और अर्थ निकलता है क्या इसका। वैसे ही ऐसे शब्द जिसका केवल एक अर्थ होता है एकार्थी कहलाता है, और वे सदैव उसी के लिए ही उपयोग किया जाता है। सबसे सिंपल है ये, अभी तक नहीं पूछा एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, प्रकार में आप लोगों को पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके क्या होते हैं, एक से अनेक अर्थ होते हैं, और अनेक अर्थ होने के कारण से उसको पढ़ना पड़ता है, और ये परीक्षा का हिस्सा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द एक रहेंगे, है ना, शब्द एक रहेंगे लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, और परिस्थिति के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से मान लिया जाता है। जैसे आपको अंबर बोल दिया गया, है ना, और आपको अंबर बोल दिया गया और इंडिकेट कर दिया बाहर खड़े हो उस अंबर को देखो, तो आप उस समय अंबर का मतलब क्या लगाएंगे, आकाश लगाएंगे, है ना। और हमने भी पढ़ा बहुब्रीहि समास, पीतांबर बोला था, तो पीत अंबर अर्थात पीला वस्त्र। तो अंबर के लिए जो प्रयोग, अंबर एक शब्द है जिसके कितने हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो ध्यान रखें। सूत, सूत का मतलब धागा भी होता है, और सूत का मतलब सारथी भी होता है। सारथी का किसको कहते हैं, सारथी, सारथी का मतलब, बोलो, बोल रहे हो तो सही बोल रहे होंगे, गलत भी होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, पता है आपको। हाँ, रास्ता दिखाने वाला बोल सकते हैं, है ना? साथ चलने वाला। तो देखिए ये आपके लिए काम का चीज है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके कई सारे अर्थ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पहचान आ रहा होगा, ये आपकी कॉपी में होने चाहिए, याद कर लीजिए। जैसे नाथ, नाथ किसको कहते हैं, नाक, बैल की नाक की रस्सी को क्या कहा जाता है, नाथ, है ना। स्वामी भी कहा जाता है, नाथ का मतलब स्वामी भी होता है, पति भी होता होगा,
एक अर्थ, एक शब्द कई अर्थ। हीन का मतलब क्या होता है? हीन का मतलब होता है रहित, हीन का मतलब होता है दीन, हीन का मतलब होता है निकृष्ट, हीन का मतलब होता है थोड़ा, हीन का मतलब होता है नम। गो का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, गाय होता है बस। गो का मतलब स्वर्ग भी होता है, वज्र भी होता है, वाण भी होता है, आंख भी होता है, इंद्रिय भी होता है और सरस्वती भी होता है। तो ध्यान दीजिए, एक शब्द है गो, लेकिन कितने सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। अंबर को आपने मान लिया क्या? दो ही चीजें, वस्त्र और आसमान। इत्र को भी अंबर कहा जाता है, कपास को भी अंबर कहा जाता है, अमृत को भी अंबर कहा जाता है, मेघ को भी अंबर कहा जाता है। नाग, नाग का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा? सांप होता है, लेकिन नाग किसको कहा जाता है? ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये नाग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों लगातार आपके हिसाब से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। नाग को सांप तक सीमित नहीं है, पर्वत को भी क्या कहा जाता है? नाग। हाथी को भी क्या कहा जाता है? नाग। वर्ण, वर्ण का मतलब आप लोगों ने क्या देखा? रंग। जाति भेद या वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी वर्ण बोला जाता है। वर्ण मतलब वर्ण, प्रकार। वर्ण का मतलब है रूप, और वर्ण का मतलब अभी देख रहे थे अक्षर। कुछ भाव में ये लिया जाता है। काम का अर्थ होता है कार्य करना, पेशा, धंधा, वासना, कामदेव या प्रयोजन या कृति। कंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टार लगा देता हूं। कंज का मतलब होता है ब्रह्मा, कंज का मतलब होता है कमल, कंज का मतलब होता है अमृत, केश। इसको तो डबल स्टार लगा लीजिए। अली का अर्थ, अली का अर्थ आप लोगों को लगातार भी पूछा जा रहा है, एग्जाम देते होंगे तो पता होगा। अली का मतलब होता है भंवरा। अली का मतलब क्या हो गया? भंवरा। कोयल को भी कहा जाता है अली, कोयल को भी अली। कौआ को भी कहा जाता है अली, कुत्ता को भी कहा जाता है अली। अभी रिसेंट एग्जाम में अली का फिर आया था, है ना? वो था, इसमें चार चार का सेट था और उसमें एक एक उठा करके वो चेंज किया था। कौन से एग्जाम में? जो व्यापम का भी रिसेंट हुआ था, श्रम निरीक्षक, उसमें आया था अली का। बिच्छू को भी कहा जाता है अली, सखी को भी कहा जाता है अली, मदिरा को भी कहा जाता है अली। लेकिन अगर आपको ऐसा अली में बड़ी ई की मात्रा मिल गई तो ये किसी का भी अर्थ नहीं है। ये अली अली में अंतर है, ये समोच्चारित शब्द कहा जाता है। जब आपको लगता है उच्चारण में सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। अली का मतलब इतना सारा हो गया, और इस अली का मतलब होता है भगवान ईश्वर। ठीक है। कनक, कनक मतलब आप लोगों ने एक अलंकार सुना था, कनक कनक ते सौ गुनी, सुने हैं ना? तो कनक कनक का दो दो अर्थ निकलता था। तो एक का अर्थ निकलता था सोना और एक का निकलता था धतुरा। पलाश के पेड़ को भी कनक कहा जाता है, खजूर को भी कनक कहा जाता है, गेहूं को भी कनक कहा जाता है। आप कृषि से जुड़े होंगे तो गेहूं की जितनी प्रजाति होती है, कनक 301, कनक 204, ऐसे प्रजाति आती है गेहूं। केवल गेहूं की प्रजाति को कनक कहा जाता है। और धान की प्रजाति में स्वर्ण, स्वर्ण के नाम से प्रजाति आती है। स्वर्णा, स्वर्णा प्रजाति सुने हैं धान का। कर, कर का मतलब होता है हाथ। हाथी के सूंड को भी क्या कहा जाता है? कर। पत्थर को भी क्या कहा जाता है? कर। माल गुजारी को भी कहा जाता है कर। युक्ति, युक्ति मतलब कोई साधन को भी क्या कहा जाता है? कर। टैक्स को, ये तो टैक्स इंग्लिश शब्द हो गया, ये भी आपकी स्टार में आता है चंचला। लक्ष्मी जी को चंचला, बिजली को भी कहा जाता है चंचला, पीपली को भी कहा जाता है चंचला, आपकी जीभ को भी कहा जाता है चंचला। चंचल होता है जीभ, है ना? द्विज, द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण कितने बार जन्म लिया माना जाता है? दो बार। द्विज का मतलब, द्वि मतलब हो गया दो, और ज का मतलब हो गया जन्म लिया। कितने बार जन्म लिया? दो बार। ब्राह्मण का जन्म जो मूल जन्म होता है उसको माना जाता है, और उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना जाता है। इस कारण से ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा कितने बार होते हैं? एक, दो बार, एक बार।
अमावस्या पूर्णिमा 2 बार होता है इनका जन्म। दांत आपके कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? पक्षी का भी जन्म कितने बार होता है? 2 बार। एक किसके रूप में? अंडे के रूप में, दूसरा अंडे से चूजे के रूप में। 2 बार हो गया। सांप को भी कहा जाता है द्विज, इसमें नहीं लिखा है लेकिन सांप को भी कहा जाता है द्विज। सांप को मूल जन्म को माना जाता है पहला जन्म, उसके बाद उसके शरीर से केचुली जो बाहर निकलती है फिर उसका नया जन्म माना जाता है। उस पूरा शरीर छोड़ देता है ना, उसके बाद जो अलग शरीर होता है उसके कारण से उसको कहा जाता है द्विज। ठीक, तो ये हो गया। फिर नग और नाग का पर्याय देखिए, नग पर्वत को भी और नाग भी पर्वत को ही कहा जाता है। पेड़ को नग कहा जाता है, सूर्य को नग कहा जाता है, सांप नगीना। संख्या, संख्या के लिए 1 नग, 2 नग, 4 नग। हरकत मतलब होता है गति, चेष्टा, नटखटपन। ये तो पूछ दिया गया है एक बार तो आया हुआ है। तो ऐसे शब्द जिसके एक शब्द तो हैं लेकिन हिंदी में उसके कई सारे अर्थ हैं। ये एक ही पेज का है, आपको ऐसे ऐसे 15-20 पेज पढ़ने पड़ेंगे हिंदी के, केवल अनेकार्थी शब्द। फिर समोच्चारित शब्द होते हैं। ठीक, उच्चारण क्या होगा? सम अर्थात बराबर होते हैं लेकिन मात्रा का अंतर होता है। ठीक, कुछ ऐसे शब्द बताएं जिसको समोच्चारित शब्द कहा जाता है, मालूम होगा तो। समोच्चारित शब्द का एग्जाम्पल आपको बताना है। जैसे मैंने लिख दिया था अभी अली। अली का मतलब क्या हमने माना? पहला भौरा मान लिया और दूसरा अली का मतलब हो गया ईश्वर मान लिया। अली मतलब भगवान मान लेते हैं। ठीक, तो मात्रा में उच्चारण दोनों का क्या हो रहा है? अली अली हो रहा है। तो समोच्चारित शब्द जिसके क्या होंगे? बहुत सारे उच्चारण होंगे। समान अर्थी शब्द जिसको हम लोग कौन सा अर्थ बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। इसको करेंगे कल। पर्यायवाची शब्द को एक बेसिक से बताऊंगा और उसके कई सारे तरीके हैं पर्यायवाची शब्द बनाने के, है ना। 4-5 चीजों से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बनते हैं।